What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, अभी के इस सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6 डेवलपमेंट इको का 2021 का पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2021 का पास्ट पेपर मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि हाउ टू बेसिकली प्रिपेयर। ठीक है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर 6 की, तो इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन विच इज जो आपने अभी तक पढ़ी हुई है, जो आपने स्टडी कर रखा है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक। टेक्निकली सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक, नॉट सेमेस्टर 5 तक, सेमेस्टर 4 तक ये यहाँ पे आप टूल्स सीखते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सेमेस्टर 5 और 6 में आपको इनकी एप्लीकेशंस पे फोकस करना पड़ता है। रिमेंबर दैट यू हैव टू फोकस्ड ऑन देयर एप्लीकेशंस। क्लियर? तो उनकी एप्लीकेशन पे आपको फोकस करना है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टडी कर रहे हो, तो और आप देखिएगा, आप पास्ट पेपर देखोगे तो आपको पास्ट पेपर के अंदर बिल्कुल थाली में सजा हुआ क्वेश्चन नहीं मिलता, थोड़ा बहुत टेक्निकल मिलता। फिर आप परेशान हो जाते हो कि ये तो जिस तरीके से पूछ रहे हैं ऐसा तो हमने रीडिंग में नहीं देखा या नोट्स में नहीं देखा। नहीं, सुनो ध्यान से, नोट्स एंड वीडियोस जो हमने आपके पोर्टल पर अपलोड करी है, वहां से आपको चीजों को समझना है कि ये है क्या। राइट? एंड आपका सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 4 में जितना आपने सीखा है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे, जैसे हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभिजीत बनर्जी सर का है। आप पढ़ोगे, और भी ऑथर्स ने सब बताया ये, आप इसको पढ़ोगे, लेकिन आप जब पेपर में क्वेश्चन देखोगे वो तो बेसिकली कोविड से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। अगर आप देखो तो वो ग्लोबलाइजेशन वाली बात को कोविड से कनेक्ट कर रहे हैं, बट जो सिलेबस है, जो रीडिंग है, वो लिखी गई है 20 साल पहले। मतलब देवराज जो अभिजीत बनर्जी सर की बात करें, मान लो 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो लिखी हुई है कोविड के टाइम से पहले। अब उनकी रीडिंग में कोविड के बारे में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कोविड से रिलेटेड आ गया, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में कोविड वर्ड लिखा हुआ आ गया। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपको यहाँ पे अपने व्यूज लिखने हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि मुझे कंसेप्ट को समझ के व्यूज लिखने, तो ही आप चीजें कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल बच्चों की तरह देख रहे हो कि हाँ जितना हम पढ़ के जा रहे हैं वही एग्जाम में जाके वॉमिट कर देना है, तो वो वहां पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं भी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली तो एक बार हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये 2021 का पेपर, मैं इसी से ही डिस्कस कर लेता हूँ बेसिकली। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, शो दैट शो द प्रेफरेंस ऑफ अ कपल ओवर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट विशेस टू हैव। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है लिखने का तरीका। इट विशेस टू हैव एंड अदर गुड्स। ठीक है, दो दो चीजें हो गई, एक नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया, एक अदर गुड्स हो गई। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, ये आपको सिर्फ इनका प्रेफरेंस बताना है। व्हेन चिल्ड्रन आर टू बी टेकन टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अदर गुड्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस। आज पहले इतनी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे इतना डिस्कशन कर लेते हैं इनके प्रेफरेंस के बारे में। तो कुछ भी नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, बहुत आसान है। अब आप बोलोगे सर ये कौन से करें हम? अरे यार, सेमेस्टर 3 में सीखा था, नहीं सीखा था प्रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करना? तो बस वही एक्सप्लेन कर दो। जब भी आप किसी भी प्रेफरेंस को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, तो आप एक्सिस, यहाँ पे उन्होंने बोला अदर गुड ले लो, और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने जी, यहाँ पे रख लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मान लो दिस इज योर बजट लाइन। अब देखो एक ही ध्यान रखना, यहाँ पे एक आपको एक बजट लाइन की जरूरत है। यू नीड अ बजट लाइन। क्लियर? आपको एक बजट लाइन की जरूरत है इधर। तो बजट लाइन में आप एक आइडिया क्लियर रखिएगा। बजट लाइन इज बेसिकली व्हाट?
मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, दैट इज पी एक्स इंटू एक्स पी वाई इंटू वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू एम. What is px here? X is the number of children, and what is the cost of the this the and the uh, uh, up to the up to the particular age, जहां तक उनकी एज है वहां तक की उनकी कॉस्टिंग रहेगी, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वो आपको रिटर्न देंगे, और पी वाई को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है. सो दिस इज आवर बजट लाइन. एंड द यूटिलिटी फंक्शन इज, मान लो ये एक्स और वाई है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई है. तो जनरली हम लोग ये एज्यूम करेंगे इट्स अ वेल बिहेव्ड. अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? ठीक है, वाई वेल बिहेव्ड मतलब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस. मजे की बात क्या होती है कि कोई भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के अंदर लिखना हमें अपने सिलेबस का ही होता है, लेकिन उसमें वो कुछ ऐसा पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल लिखना होता है बस एक्स्ट्रा. तो ये देखिए, सेमेस्टर 6 में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, ये सेमेस्टर 3 की चीज है, ठीक है. अब फर्टिलिटी वाली डिस्कशन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्टिलिटी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फर्टिलिटी. मैं फिर बोल रहा हूं, थाली में सजा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, चीजों को समझना है, चीजों को पढ़ना है, ठीक है, क्या है लिखी हुई उनको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठानी है. वीडियोस और नोट्स आपको सपोर्ट करेंगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट, ठीक है. एंड हाउ टू यूज इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज किसी भी कीमत पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले से बता दें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है. इवन इवन अगर मैं हमारी हायर स्टडीज की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या आईएसएस, मतलब बड़ी क्लासेस, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कमिट नहीं करते बट पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे. द रीजन बिहाइंड, हमेशा कुछ नया आना है. तो इट्स सिंपली अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि जब हर साल नया आना है और हर साल एक वैरायटी नहीं है ना, तो व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम टू डिस्कस द ईच ईच एंड ईच एवरी मतलब ईच न्यू न्यूमेरिकल. व्हाई हम क्यों हर साल एक नया न्यूमेरिकल डिस्कस करें बार बार, जो कभी रिपीट ही नहीं होना. हम मेन कंसेप्ट पर फोकस करें, देन वही चीज है. एंड सेमेस्टर 6 इज नॉट अ वेरी बिग एग्जाम, इट्स सिंपली अ ग्रेजुएशन एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम, ठीक है. आप इसको पढ़ोगे, समझोगे, आपको लिमिटेड है कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, राइट. तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस की बात हो रही है. दिस इज द प्रेफरेंस, दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन, एंड द पॉइंट इज दिस. नाउ दिस इज द पॉइंट जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन बोलती है, व्हाट इज द प्रेफरेंस. ये आपने प्रेफरेंस आपने समझा दिया. आप बोलोगे यहाँ पे थोड़ा सा कि द प्रेफरेंस इज वेल स्ट्रिक्टली, वो सॉरी, वेल बिहेव्ड. प्रेफरेंस इज वेल बिहेव्ड because family wants both at a टाइम. मतलब दोनों को दोनों, ही वांट्स बेसिकली एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव. समझ में आ रही मेरी बात? मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी चाहिए और अदर गुड भी चाहिए. अदर गुड कुछ भी हो सकता है, लाइफ की कुछ भी चीज हो सकती है. ऑल्सो द प्रेफरेंस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स which represent both commodities are. मैं एग्जांपल के तौर पर कमोडिटीज बोल रहा हूं, ठीक है. वैसे तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर गुड्स से आर नॉर्मल इन नेचर, which means marginal utility of any commodity is declining but positive. Declining but positive, ठीक है. गिरता हुआ जरूर होगा बट ये पॉजिटिव रहेगा, तो यही इसकी खास बात है. तो आप ये बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा यहाँ पे, अच्छा अब ये खत्म नहीं हुआ इतना सा नहीं लिखना पेपर में. नाउ आपको यहाँ पे चीज आ गई. अब आपको यहाँ पे ऑप्टिमल फर्टिलिटी वाली बात समझानी है. ऑप्टिमल फर्टिलिटी,
ठीक है, ये हमने नोट्स में भी एंड वीडियो में बेसिकली मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ऑप्टिमल फर्टिलिटी। कभी कभी होता है कि आप वीडियो नहीं देखते हो, नोट्स की तरफ जाते हो, नहीं गए देखो इतना स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हमने बहुत सिस्टमेटिक चीजों में कर रखा है, हमें जो लगता है हमने उस हिसाब से किया है। तो वीडियोस में ऑप्टिमल फर्टिलिटी वाला कंसेप्ट डिस्कस्ड है। कुछ स्टूडेंट्स से वीडियोस को नहीं देखते, सीधे नोट्स की तरफ जाते हैं, दे 100% ये मान के चलते कि नोट्स में सब कुछ कवर है। नहीं नहीं और नहीं, नोट्स में लिमिटेड चीजें होती हैं। नोट्स का अच्छा, नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल टेक्निकल चीजें, शॉर्ट में चीजें जो पूरी रीडिंग को समराइज कर दे 2-4 लाइनों में। समझने में 2-4 लाइनें जरूरी है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू वॉच वीडियोस और टू रीड रीडिंग्स, ठीक है। एक तो आपको ये डिफाइन करना है, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। एंड ये इसके लिए आप मोटे मोटे तौर पर मान लो, इसके लिए आपको कुछ 500 प्लस वर्ड्स लिखने, 500 से ज्यादा ही वर्ड लिखना, ठीक है। अच्छा, एक उन्होंने ऑप्टिमल पूछा तो ध्यान रखना, इट इज बेसिकली 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन। ये एक डेटा है जो कि अवेलेबल है एनएसएस पर, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। हर वुमेन के 2.1 चिल्ड्रन, वो ये इम्पॉसिबल है, बट ये डेटा के हिसाब से बताया गया है, ठीक है। वो आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन करी जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस करी है। चलिए अभी इसी से कंटिन्यू देखिए, एक ही समझिएगा, अगर आपने कंसेप्ट को पढ़ रखा है तो डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड व्हाट द बेसिकली कंसेप्ट इज, ठीक है। अगर पढ़ रखा है तो आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है एंड हाउ टू राइट एंड हाउ टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। अब उन्होंने बोला फर्टिलिटी रेट पे बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्टिलिटी रेट इज बेसिकली व्हाट, एक वुमेन के कितने बच्चे होते हैं, ठीक है, बस वो है रेट, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि पहले के जमाने में और अब के जमाने में फर्क है, पहले ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, आज कम होते हैं। अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड दिस, काफी सारी रीजंस हैं, जनरल रीजंस, राइट। एक बात समझिएगा, पहले अब में ये फर्क है कि पहले बच्चों को पालना आसान हुआ करता था, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स। नहीं, फैमिली मेंबर की इनकम पे डिपेंड ये है ही नहीं कुछ। देखो यहाँ पे ऑथर्स की व्यूज है, एंड ध्यान रखना, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किसी ऑथर को करो, किसी भी अब कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। आपको व्यूज लिखने अकॉर्डिंग टू मी करके लिखना है, और अगर उन्होंने किसी ऑथर के रेफरेंस लिया है तभी आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू हिम, जो भी ऑथर का नाम है, ठीक है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू बेसिकली थिंक अबाउट द कंसेप्ट, द क्वेश्चन, वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। अभी वो बताओ, पहले बच्चे ज्यादा होते थे, क्यों? क्योंकि पहले आसान हुआ करता था उनको, उन बच्चों का सरवाइव करना। पहले फैसिलिटीज लिमिटेड थी, तो उनको लगता था ठीक है ना, यही फैसिलिटीज है और यही वो ले रहे हैं, जैसे कि कोई खास हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, केयरिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता था, कपड़े वाले नहीं होते थे, बच्चे तो ऐसे ही बड़े तो खेलते रहते थे, कुछ वो इशू नहीं होता था कि जरा जम्स लग जाएंगे, मिट्टी में मत खेलो, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज की डेट में है, स्कूल की बात नहीं थी उस टाइम, जरूरी नहीं कोई स्कूल जाए। आज की डेट, आज और अब पहले में कंपेयर करो, आज लोगों की इनकम, अब आप सोचोगे सर इज इनकम बेसिकली इज इनकम सपोर्ट द फर्टिलिटी रेट? आई थिंक नो। मुझे पता पहले, अब मैं पहले क्या इनकम थी, पहले कम हुआ करती थी, आज इनकम ज्यादा है। मुझे बताओ, अगर आप इनकम के बेसिस पे ही, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन भी बोला है, क्वेश्चन बोला उन्होंने, बोला फैमिली इनकम, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट, फैमिली इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वेजेस, मतलब दोनों ही बात मान लो आप। पहले मान लो अदर देन वेजेस, वेजेस के अलावा फैमिली इनकम बढ़ रही है। एक बार बताओ, मुकेश अंबानी को गिफ्ट आ गया बहुत सारे, या मुकेश अंबानी को किसी ने कुछ दे दिया, है ना, उसके क्या बहुत सारे बच्चे हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। इनकम इज अनअफेक्टेड, बेसिकली एवरीथिंग इज अनअफेक्टेड बाय इनकम, ठीक है। वो चीज आप अपने माइंड में रखेंगे तो इससे नो इफेक्ट, द फर्टिलिटी रेट रिमेन सेम, नो इफेक्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट है फैमिली इनकम इंक्रीजेस आर रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज इनकम वेयर इट इज गिवन दैट वुमेन हैव टू डिवाइड देयर लेबर टाइम। अब देखो यहाँ पे चीज समझो,
ये बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एरिया की। इट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस वुमेन और अर्बन सेक्टर वुमेन जो कि ऑफिस में काम करती है या फिर हाउस वाइफ है, नहीं। एग्रीकल्चर में है तो नाना करते हुए भी उसको एग्रीकल्चर में उसका वर्क है इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर के अंदर अगर 10 लोग मतलब रूरल एरिया में 10 लोग फैमिली मेंबर्स हैं तो उनकी जो एवरेज एपीएल है वो ही वेज के बराबर है। नाना नाना करते हुए भी उनको वेज मिला जाएगा। वेज मतलब नॉट इन कैश, इट इज बेसिकली इन काइंड, रिमेंबर दैट। ये टर्म्स होते हैं। कैश जो है वो काइंड में है, वो सॉरी, वेज जो है वो काइंड में, कैश में नहीं है। इतनी बात समझ में आती मेरी आप लोगों को, क्या मैं कहना चाहता हूँ। अब अगर वुमेन काम कर रही है और उसकी बेसिकली इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, अगर वुमेन की बेसिकली वेजेस बढ़ रही हैं, इट मींस व्हाट वुमेन काम ज्यादा कर रही हैं, ठीक है। टेक्निकल सी बात है, अगर उनकी इनकम बढ़ रही है इट मींस व्हाट वो काम ज्यादा कर रही होंगी, वो तभी पॉसिबल हो सकता है। और जब वो काम ज्यादा कर रही थे सो दे हैव लेस टाइम, उनके पास कम समय है वो, क्योंकि अगर वो फर्टिलिटी प्रेगनेंसी की तरफ होंगी तो साल के कुछ कुछ महीने उनके कहीं और लग जाएंगे, ठीक है, मतलब रेस्ट में लग जाएंगे जो कि जरूरी भी है, तो काम नहीं हो पाएगा। सो अगर उनको यही फोकस करना है कि मेरी इनकम बढ़े क्योंकि मैं काम ज्यादा करूंगी, तो फिर उनके यहाँ पे लेस चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो अफेक्ट करेगा, यस मतलब यस लिख सकते हो। उन्होंने बोला अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, व्हाट हैपेंस मतलब करेगा अफेक्ट। तीसरा है हाउ वुड योर आंसर टू पार्ट इन चेंज इफ वेजेस वर टू डू अप एक्सक्लूसिवली फॉर मेन। अब देखिए, अगर वुमेन की जगह मेन की इनकम पे चेंज आता है, वुमेन की जगह मेन की इनकम पे चेंज आता है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दो व्यूज हैं। अगर आप एक स्टिक व्यू देखो तो आप अर्बन एरिया से कनेक्ट कर सकते हो, उल्टा ही है। अगर बात इंक्रीज ही होने की है तो ध्यान रखना उल्टा होगा कि अगर वेजेस बढ़ेंगी तो जो दिख रहा है हमें वो ये दिख रहा है कि वेजेस का नंबर ऑफ चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं है टेक्निकली, ठीक है। हम जनरली बात करें, मुझे बताओ प्रैक्टिकल, हम कम तो नहीं बोल रहे, बट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा फर्टिलिटी रेट, ठीक है। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट है, बेकर्स नाम है उनका, ठीक है, बेकर्स, BECKER, ठीक है, बेकर्स, उनकी थ्योरी, बेकर्स फर्टिलिटी थ्योरी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बेकर्स फर्टिलिटी थ्योरी, ठीक है, बेकर्स फर्टिलिटी थ्योरी। वो ये कहते हैं कि अगर ज्यादा इनकम है तो फेवर्ड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, और इट इज पॉसिबल ओनली इन द अर्बन सेक्टर। क्लियर, ये बेसिकली है। तो इसको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैसे तो मुझे न्यूमेरिकल डिस्कस करना है बट मैं फिर भी आपसे रेफरेंस ले रहा हूँ, प्लीज डोंट रीड दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसके तरफ ध्यान मत दीजिएगा। अब एक बार बताइए मुझे, क्वेश्चन कहता है कंसिडर एन इकोनॉमी प्लग विद हाई लेवल्स ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पता है इसका मतलब क्या है? तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जैसे मजदूरी वगैरह हो गए ना, उनकी बात कर रहे हैं। गिव योर ओपिनियन व्हाट वुड हैपन टू द साइज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर इफ पॉलिसी मेकर्स बैकन केनेडियन एक्सपेंशन टू इंक्रीज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। देखो, केनेडियन एक्सपेंशन इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ के इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को सपोर्ट करो। आई रिपीट, ये आपके, मैं फिर बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचो कि सर वो रीडिंग में कहाँ लिखा हुआ, नहीं, ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में। ये केन्स थ्योरी है। केन्स इज बेसिकली फोकस्ड ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड गवर्नमेंट सेक्टर इज व्हाट, इट्स अ फॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़वाना तो गवर्नमेंट सेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वहां पे कम ज्यादा है। क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने खुद बोला है, गिव योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन के हिसाब से व्हाट वुड हैपन टू द साइज ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के साइज में क्या हो जाएगा अगर फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जनरली आप ऐसा मान लो, आप करंट इकोनॉमी से कनेक्ट करो इसको, दैट इज द मूड, मैं चलो नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, जो अभी करंट में
करंट में 2022 और 2023, इसमें जो गवर्नमेंट है इंडिया में, उस अब वो कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन बढ़ाओ। टेक्निकली देखो तो कोई बेरोजगार थोड़ी है भाई। बेरोजगार का मतलब क्या हो गया कि काम नहीं है। काम तो पे तेरा मजदूरी तो बहुत ही मिलती है। अब देखो तो कंस्ट्रक्शन तो बहुत हो रही है, लेकिन नहीं, दे आर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड, दे वांट दैट वर्क जो वो करना जानते हैं। अब समझो ना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में हम हर की गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देती है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियां, यानी सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, उससे क्या मतलब, फॉर्मल का मतलब होता है रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट बस। वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है कभी कभी, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर मानो। तो उससे क्या होगा, ये जो इनफॉर्मल एरियाज है ना, या ले मजदूर जो होते हैं, मिल वाले जो होते हैं, ठीक है, या छोटे मोटे बेचारे जो काम कर रहे होते हैं, फेरी वाले, ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इनका ऑब्वियस सी बात है स्टेग्नेशन होगा, ठीक है, डिक्लाइन होगा इनके एरिया, ठीक है। और हमारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। लेकिन लेकिन इस पे भी एक मेरा खुद का, उन्होंने खुद बोला ओपिनियन, तो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन ये देना चाहता हूँ बेटा, कि अगर यहाँ पर फॉर्मल मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो एम्प्लॉयमेंट किन के लिए बढ़ाया है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, अब ऐसा समझ लो, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया फॉर्मल सेक्टर के अंदर, और वो भी जैसे जैसे आप ऐसा मान लो, ऐसा मान लो ये एक कंट्री है, ये पूरी कंट्री, ठीक है। यहाँ पे ये है रूरल, ठीक है, ये है अर्बन। अर्बन के अंदर दो सेक्टर हो गए, ये हो गया इनफॉर्मल, ये हो गया फॉर्मल। कुछ लेबर ऐसी है जो यहाँ पे और भी है, कुछ लेबर ऐसे जो यहाँ पर भी है, और कुछ लेबर है जो यहाँ पर है। बेसिकली आप ऐसा मान लो, या आप ऐसा मान लो कि इसको डिवाइड कर लो, ये पार्ट पूरा डिवाइड कर लो, ठीक है। और इसको हम कट कर देते हैं, ये रूरल है और ये अर्बन है, ठीक है। अब उन्होंने जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, वो किन के लिए बढ़ाया है? वो बढ़ाया है इन लोगों के लिए कि जो इनफॉर्मल वाले हैं वो यहाँ पे आके काम कर लें, या फिर जो लेबर कुछ कुछ भी काम नहीं मिल पाया वो यहाँ पे काम कर लें। लेकिन होगा क्या, जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, यहाँ पर यहाँ से लोग उठ के यहाँ पर जाएंगे जाएंगे, तो ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होने लग जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं, यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर कम होने लग जाएगा। तो ये जो रूरल एरियाज वाले, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि यार अर्बन एरिया में तो गवर्नमेंट सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, अर्बन एरिया के अंदर है ना, वो अर्बन एरिया में आएंगे दोबारा से, मतलब जो बच गए थे पहले वो आएंगे अब, ठीक है। जो पहले नहीं आ पाए थे किसी रीजन से, बट वो अब आएंगे इस अपॉर्चुनिटी को लेने। वो जाना तो चाहेंगे फॉर्मल सेक्टर में, बट यहाँ पे अब फुल हो जाएगा मामला, क्योंकि ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड जॉब्स अवेलेबल होंगी, नहीं, फुल हो जाएगा। और फिर उनको मजबूरन यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड देन वो जो लोग आए थे, जो आने तो आए थे तो यहाँ के लिए, बट वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चले गए, यहाँ पे। एंड ये जो लेबर सप्लाई कम हुआ था, वो लेबर सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा, यानी द प्रॉब्लम रिमेन सेम। इट मीन्स व्हाट, द प्रॉब्लम रिमेन सेम। सो दिस इज माई ओपिनियन। दोनों ही बातें हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकता है, और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकता है, क्योंकि अगर वहां से लोग यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएंगे। क्लियर? मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को, मैंने क्या बोलना चाहता था? चलिए अब यहाँ पे ये देखिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है जी, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा यहाँ पे, देन हम फिर वाइंड अप करते हैं चीजों को। देखिए क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस करा है इससे रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक एक मैंने सॉल्व करके भेजा है आपको, इसी टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन, ठीक है, या आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे हैं। क्वेश्चन है कि माइग्रेशन
मैं इसका ना टेबल आपके लिए बेसिकली बना लेता हूँ इधर। 1000 1800 मैं टेबल बना लेता हूँ इधर पे। देखिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार इसको भी। नंबर ऑफ वर्कर्स 1 2 3 4 5 एंड आउटपुट। वन टू थ्री फोर फाइव एंड आउटपुट कितना है जी? 1000 1800 2400। 1000 14 है 18 है 18 24 28। 24 28 3000 ठीक है। टेक्निकली अगर आप ये देखो, पहला बंदा था तो 1000 ही था, दूसरा बंदा आया है तो उससे 800 ही क्रिएट हुआ है, तीसरा आया है तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे 600 ही क्रिएट हुआ है, चौथा आया है तो उससे 400 ही क्रिएट हुआ है, और पांचवा आया तो उससे 200 ही क्रिएट। ठीक है, छठा पर्सन अब आएगा नहीं, अगर आएगा तो उससे कुछ भी जनरेट नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट इट इज एमपी ईपी, एंड आप चाहें तो यहाँ पे इसका एपी बना लो। एपी मतलब 1000 और ये 900 और ये 800 और ये 700 और ये 600। तो टेक्निकली अगर एक ही आदमी है तो 1000 पे उसकी इनकम रहेगी, दो है तो फिर 900 900 हो जाएगी, तीनों तो 800 700 और 600। तो दिस इज एपीएल एंड दिस इज वेज। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, if anyone if anyone is migrate from rural to urban, if anyone migrate from uh, rural to urban, ठीक है, ठीक है, रूरल टू अर्बन अगर कोई माइग्रेट करता है तो ही विल गेट व्हाट, कितना अमाउंट था? आई थिंक 1300 था 1200 था। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन इज 0 इफ एनी गेट, उसको 1300 रुपये मिलेगा। हाउ मेनी वर्कर्स, ठीक है, एंड will the number of workers migrating change if the total family income whether from the urban sector job or from work to be pooled and shared equally? अच्छा, चलो देखते हैं। 1300 रुपये या $13 पर एनएम लिखा हुआ है, ठीक है, हम थोड़ी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से 1300 रुपये बोल देंगे, 1300। अब जरा एक छोटी सी बात समझिए, पहली बात तो फैमिली है पहले, ठीक है, और ये 1300 रुपये इनको हम फिलहाल 1300 रुपये बोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी मान लो सब लोग वही काम कर रहे हैं तो ये तो बात कंसेप्ट क्लियर है कि कोई भी अगर सिंगल भी है तब भी 1300 रुपये नहीं कमा रहा, तो ये तो बात कंफर्म है कि कम से कम एक आदमी माइग्रेट करेगा, एटलीस्ट वन मेंबर शुड माइग्रेट। कम से कम एक को तो करना चाहिए ही, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे, अब क्या, अब उन्हें माइग्रेट करा, उसे उसे कितने मिले? सो व्हाट इज द टोटल फैमिली इनकम?
तो व्हाट दी टोटल फैमिली इनकम, कितने होगा टोटल फैमिली इनकम गाइस बताइए। देखिए जो माइग्रेट हुआ है उसको 1300 रुपये मिले, मैं रुपए बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। बाकी बचे हुए थे चार चार, और चार को मिला 2800, 2800 प्लस 1300, इट इज बेसिकली 400, 4100, मतलब 4100, ठीक है, यही होगा ना अमाउंट। डन। देखिए एक एक अगर एक मेंबर माइग्रेट होता है तो फैमिली की टोटल इनकम कितनी होगी, 4100। तो ये तो बात कंफर्म है कि कम से कम एक होगा, और सारे भी होंगे क्योंकि मिनिमम अमाउंट, मतलब जो उनका जो मैक्सिमम अमाउंट है 1000 रुपीज, अगर एक बंदा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेज का, वो भी कम है जो माइग्रेट करने के बाद मिल रहा है 1300, ठीक है। तो ऑल बेसिकली मस्ट बी माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने और भी सॉल्व करा है, 2 पेपर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए 2018, 19 और 21, ठीक है। अब इसमें जो उन्होंने सेकंड वाला पार्ट बोला है ना, एक बार मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। उन्होंने बोला है विल द नंबर ऑफ वर्कर्स इन माइग्रेटिंग चेंज इफ द टोटल फैमिली इनकम वेदर फ्रॉम अर्बन और फ्रॉम द फर्म टू बी पूल्ड एंड शेयर्ड इक्वली। देखो सिंपल सी बात है, अगर उनकी वो इक्वली भी शेयर होगी, ठीक है, अगर इनकी इक्वली भी आप शेयर कर रहे हो, तब भी गाइस जो फॉर्मल सेक्टर है या अर्बन सेक्टर है, अर्बन सेक्टर, वहां की वेज को कभी भी वो टच नहीं कर रहा, तब भी क्या होगा, नंबर ऑफ बेसिकली इन्होंने एक चीज यहाँ पे बोली है, ये जो ना क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर गई है। इन्होंने बोला है अगर टोटल फैमिली इनकम वेदर फ्रॉम द अर्बन सेक्टर जॉब और फ्रॉम द फैमिली फर्म, अगर वो इक्वली शेयर होती है, मान लो इक्वली शेयर, नॉट इंक्रीज, इंक्रीज नहीं बोला, इक्वली शेयर होती है। देखो ये कंफर्म है 1300 रुपये पर पर्सन मिलेगा अर्बन में, और वहां पे देखेंगे तो 3000 है, 3000 डिवाइडेड बाय, अगर इक्वली बात करें तो हमने अगर 5 से करा तो 600 रुपये आ गया। टेक्निकली देखिए 600 रुपये की वेज आ रही है विच इज वेरी लेस देन 1300 वेज, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये कि क्या कुछ नंबर फर्क आएगा, क्योंकि पहले तो हर कोई माइग्रेट हो रहा था, अब भी सब माइग्रेट होंगे। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर मस्ट बी माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन, द रीजन बिहाइंड द वेज ओनली, ठीक है। आप देखिए वेजेस वाला कंसेप्ट है। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो गाइस ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, हमने कुछ पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।